गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर उर्दू ए का। ठीक है, क्लास 10th रहने वाली है। इसके अलावा आपका 12th क्लास के सैम्पल पेपर आ गए हैं। तो उर्दू इलेक्टिव और कोर दोनों 12th क्लास के अपलोड हैं और 10th क्लास का उर्दू बी जो है वो भी अपलोड है। ठीक है, अभी 6 to 9th और 11th क्लास का सैम्पल पेपर नहीं आया है। जैसे ही वो भी आ जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सैम्पल पेपर है। टाइम जो रहेगा वो आपका 3 आवर्स का रहने वाला है और जो आपके मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हिस्सा अलिफ जो है यानी कि सेक्शन ए जो है, इसमें लिखा हुआ है कि मद्देनज़र गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मबनी सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 सवाल दिए गए हैं। सारे सवाल एक एक नंबर के होंगे। अब आपको ये इक़्तिबास पढ़ना है पहले। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको कुछ टिक मार्क और कुछ सिंपल से लिखने वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 तक सवाल हैं, इनके आपको जवाब देने हैं। चलिए, तो हम लोग पहले इक़्तिबास को पढ़ते हैं और फिर जो सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है हमारी विरासत 2 किस्म की है, कुदरती विरासत और सकाफ़ती विरासत। ठीक है, यानी हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो विरासत है वो कितने प्रकार की है, कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स है ना। एक कुदरती जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें मिली हुई है, दूसरी सकाफ़ती जो हमने खुद बनाई है यानी हमारे आबा अजदाद ने बनवाई है। ठीक है, लिखते हैं जहाँ तक कुदरती विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा का ताल्लुक़ है, यानी उनकी हिफाजत करना, उनको संभाल के रखने के ताल्लुक़ है, अगर हम उसकी बात करें तो इसके लिए तो लिखते हैं इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर सरकार ने जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगलात कायम किया है, जिसने गैर कानूनी तरीक़े से दरख्तों की कटाई और जंगलों के शिकार पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वालों को सज़ा दी। ठीक है, यानी अब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी कुदरती विरासतें हैं यानी एनिमल्स हैं या पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि जंगलों को क्या कर दिया है, महकमा जंगलात कायम किया है ना। जिसके तहत उन्होंने क्या काम किया है कि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं जानवरों की स्किन के लिए या उनके टीथ के लिए या उनके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उनके लिए, है ना। तो उनको उनके ऊपर क्या होगी, सज़ा होगी, उनको जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो कोई ऐसा इंसान करता हुआ मिलता है तो। ठीक है, इसके अलावा लोग जंगल से पेड़ पौधे और लकड़ियाँ भी काट काट के ले जाते थे, है ना। तो उन सब चीज़ों के ऊपर क्या लगा दिया है, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। अगर कोई ऐसा करता दिखेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। देखते इसी तरह कौमी विरासत में भी हम अहम कदम उठाए गए, यानी कौमी विरासतें जो हैं उस पर भी क्या है, अहम कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक सकाफ़ती विरासत की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ है, हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन बहुत से कानून पास किए हैं। यानी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से ज़रूरत नज़र आई, उसी हिसाब से उन्होंने तरह तरह के कानून बनाए और उन्हें पास किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कहते हैं 1958 में कदीम यादगारों और आसार कदीमा की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून पास किया गया। तो कहते हैं 1958 में एक कानून पास किया गया है जिसमें आसार कदीमा यानी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं या पुराने जो भी चीज़ें हैं जो यादगार के तौर पर है, उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पास किया गया कि आप उसे ख़राब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, है ना, इस तरह से। अब देखिए, पहला सवाल जो आपको यहाँ दिया गया है, महकमा जंगलात किस मकसद के लिए कायम किया गया था, तो आपको पता है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1958 में कानून पास किया गया था, तो वो कानून किसका कानून था बताइए ज़रा जल्दी से। तो आपको पता है आसार कदीमा की जो इमारतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हमारी विरासत की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि भाई 2 किस्में हैं, एक कुदरती और एक सकाफ़ती। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ये देखिए, कुदरती विरासत की एक मिसाल दीजिए। तो अब यहाँ पे आपने कुदरती विरासत की मिसाल देनी है, जो जंगलात वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, है ना, यही तो है कुदरती विरासत की मिसालें। ठीक है, आगे आ जाइए।
अगला सवाल जो आपको लास्ट में दिया गया है, सकाफ़ती विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने क्या किया है? तो अभी आपने यहाँ देखा सकाफ़ती विरासत के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप ये वाला लिखेंगे कि 1958 में एक कानून पास किया गया है, जिसमें जो आसार क़दीमा हैं या क़दीम यादगार हैं उनकी उन इमारतों को क्या करना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपका सवाल नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि ये भी गैर दरसी शेरी इक़्तिबास है, इसको आपको पढ़ना है और जवाब देना है। इसमें भी आपके 5 सवाल रहेंगे, हर सवाल का 1 नंबर रहेगा। तो देखिए इसे पढ़ लेते हैं। लिखते हैं, चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक़ सुनाया, ठीक है। इसके बाद कहते हैं, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बताया, है ना। आगे लिखते हैं, जिसने हिजाजियों से दहशत अरब छिड़ाया, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। यूनानियों को जिसने हैरा कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरो से भर दिया था, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस इक़्तिबास में लफ्ज़ हक़ कितनी मर्तबा आया है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में तो हक़ 2 मर्तबा ही आया है, एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है। अब आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर ज़्यादा आया हो तो आप ज़्यादा बार टिक कर दीजिएगा। मेरे ख़्याल में तो 2 ही बार आया है, इसलिए मैं तो 2 पे टिक करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, दर्ज बाला इक़्तिबास किस ख़याल पर मबनी है, यानी इस इक़्तिबास को पढ़कर आपको क्या लगता है? वतन के प्रति मोहब्बत, है ना। अगर वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा है तो उसको हुब्बुल वतनी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिखा है, हक़ ने किस मुल्क की मिट्टी को ज़र का असर दिया? ज़र मतलब सोना, है ना। तो हमारे देश की मिट्टी है ना, वो गाना सुना होगा आपने, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, सुना है आपने, है ना। तो ज़र मतलब क्या होता है? सोना। तो कौन सी है? हिंदुस्तान। तो आप लिख दीजिए हिंदुस्तान, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? हिंदुस्तान। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है, चिश्ती से किस मशहूर बुज़ुर्ग की तरफ इशारा किया गया है? तो आपको पता है ये हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बुज़ुर्गान दीन है, उनकी तरफ इशारा किया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, हिजाजियों से कौन सा मुल्क छुड़ाया था? तो आपको पता है हिजाजियों से अरब को छुड़ाया था, है ना। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये रहा, हिजाजियों से दहशत अरब छुड़ाया, ठीक है। किसको छुड़ाया? अरब को छुड़ाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सवालात थे जिनके हमने जवाब आपको दे दिए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 जो है, ये आपका दरस इक़्तिबास है, यानी कि ये आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। अब आपको इसे पढ़ना है और इसका जवाब देना है। बेटा देखिए, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, अभी मैंने कोर्स ए की किताबें नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है। तो जो आपकी किताब से मुताल्लिक़ सवाल होंगे उनका एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं पता होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जर्नल रहते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो रिपीटेड होते हैं, तो उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप लोग कोशिश यही करेंगे कि अपने आप से आंसर्स लिखें, ताकि आपको भी पता रहे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मखलूत ज़बानों के बनने के दौरान उनमें एक और बात भी अमल में आती है जो काबिल गौर है, यानी उनमें से हर ज़बान को इस ख़याल से जाने कि एक दूसरे की बात आसानी से और जल्द समझ में आ जाए। यानी कोई भी नई ज़बान जब बनने जा रही होती है, जो एक आम ज़बान होती है पहले, और फिर बाद में वो अदबी ज़बान बनती है ना। तो कहते हैं वो ज़बान तभी वजूद में आती है और उस ज़बान के पीछे एक मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम किसी दूसरे के ख़याल को आसानी से समझ सकें और जो वो कहना चाह रहा है वो बहुत अच्छे से हमारे समझ में आ जाए, ठीक है। अपनी बात खुसूसियात तक करनी पड़ती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कोई जब एक नई ज़बान वजूद में आती है तो वो 2-3 ज़बानों से मिल के वजूद में आती है, राइट, है ना। तो हर ज़बान की सारी चीज़ें तो उसमें नहीं आ सकती ना, और सिर्फ ऐसी सूरत बाकी, तो कहते हैं सिर्फ ऐसी ही सूरत बाकी रखी पड़ती है, यानी ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ वही सूरत बाकी रहती है जो या तो मुश्तरक हो, यानी एक जैसी हो, दोनों में सिमिलर हो,
ठीक है, या फिर दोनों का इख्तियार करना, यानी उस चीज़ को, उस वर्ड को या उस सूरत को इख्तियार करना दोनों के लिए सहल हो, यानी आसान हो, दोनों लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं ईज़िली, और इस तरह दोनों में तवाज़ुन पैदा हो जाता है। तवाज़ुन मतलब बराबरी, ठीक है, जो जो फ़ारिक़ीन के लिए सहूलियत का बाइस होता है, यानी जो उसे पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं, वो सहूलियत का काम करता है। आगे आ जाइए, लिखते हैं उर्दू के बनने में भी यही हुआ। फ़ारिक़ीन यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी ज़बानों में कतर बुनुयत की, यानी कि कुछ काटा कुछ जोड़ा, ठीक है, अपनी मखसूस खुसूसियात तर्क की और उसकी क़ुरबानी के बाद जो ज़बान बनी उसे इख्तियार कर लिया, यानी जो अपनी चीज़ें थी बहुत सारी वो हटाई, है ना, और कुछ नई चीज़ें लीं जो अब भी हमारे मुल्क और कौमी ज़बान है और हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम ज़बान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है। ठीक है, कौन सी ज़बान की बात कर रहे हैं, अपनी उर्दू ज़बान की। हमने उसे क़ुरबानी देकर हासिल किया है और किसी का मुंह नहीं हो सकता कि हमसे छुड़ा ले। ठीक है, यानी हमने बहुत सारी क़ुरबानियाँ देकर उस ज़बान को हासिल किया है, इसलिए किसी का मुंह ऐसा नहीं है, मतलब मुंह पड़ना यानी किसी की हिम्मत नहीं है कि जो हमसे ये कहे कि ये ज़बान हमारी और हमें दे दो। ठीक है, ये हमारी ज़बान है, हिंदू मुस्लिम की ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है ना, इसे कोई छीन नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पहला सवाल लिखा है, दर्जे बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ कौन है। तो अब ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि इसके मुसन्निफ़ कौन है। अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ लिखा है तवाज़ुन के मायने क्या होते हैं। तवाज़ुन के मायने होते हैं हम वज़न होना, है ना, जिसमें दोनों का वज़न क्या हो, बराबर हो। वैसे बराबर भी हो सकता है इसके, लेकिन सही चीज़ जो है वो यही है, तवाज़ुन का मतलब हम वज़न होना। लिखते हैं मखतूत ज़बान के बनने के दौरान फ़ारिक़ीन यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी ज़बानों में क्या किया। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि दोनों ने अपनी अपनी ज़बानों के बहुत सारे वर्ड्स को छाटा काटा, है ना, कुछ एक्सेप्ट किए कुछ रिजेक्ट किए। ठीक है, आगे आ जाइए अगले सवाल पे। यहाँ लिखा है कौन सी ज़बान हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम ज़बान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है। तो ये आपकी कौन सी ज़बान है, उर्दू ज़बान, है ना। किसी का मुंह नहीं हो सकता से क्या मुराद है, नहीं किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जो हमसे ये वापस मांग ले। अब देखिए अगला सवाल जो है ये आपका शेर इक़्तिबास है, आपकी किताब से ही लिया गया है। ठीक है, इसमें भी 5 सवालात होंगे, आपको सबके जवाब देने हैं। क्या है देखिए, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल्लगी से चले। कम होंगे इस बिसात पे हम, जैसे बदकुमार जो चाल हम चले, सो निहायत बुरी चले। हो उम्र ख़िज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। नाज़ा ना हो खर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी कुछ मेरी न दानिश्वरी चले। दुनिया ने किसका राह फ़ना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चले चले। ठीक है, ये आपको पता है ये गज़ल है जिसमें ये इसका जो मेन मरकज़ी ख़याल है ना, ओवरऑल वो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें जो दुनिया है वो सराय फ़ानी है, इसके ऊपर बहस की गई है ना। हम दुनिया में आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, हमें मौत आती है तो वो भी हमारी मर्ज़ी से नहीं आती है ना। ये सिर्फ एक क्या है, रुकने की जगह है, सराय फ़ानी है जो फ़ना हो जाएगी, है ना। कहते हैं बेहतर है कि दुनिया से दिल मत लगाओ, लेकिन क्या करें, दुनिया में हर चीज़ से दिल लग जाता है, मम्मी से पापा से, फिर हमारी अपनी चीज़ों से जैसे मोबाइल है, बुक्स हैं, है ना। इसके बाद क्या अगले उसमें देखिए कहते हैं कि आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाज़ा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि होगा वही जो होना है, आपकी अक्लमंदी या मेरी अक्लमंदी नहीं चलने वाली। ठीक है ना, कहते हैं अगर हज़रत ख़िज़्र की उम्र भी दे दी जाए, ये कहा जाता है ना हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब दुनिया बनी थी तब से आ गए हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रहेंगे, यानी सबसे लंबी उम्र उन्हीं की होगी, है ना। तो कहते हैं अगर हज़रत ख़िज़्र की उम्र भी हमें मिल जाए तो हम यही कहेंगे अरे क्या रहे, अभी आए थे अभी चले गए, है ना। फिर आगे कहते हैं कि ये राह फ़ना है ना, इसमें किसी का साथ कोई नहीं देता, तुम भी तब तक चले चलो जब तक हम चल रहे हैं, जब तक चल रहा है तब तक चलाए रहो, है ना, वरना तो क्या है सब कुछ ख़त्म होना है। देखिए यहाँ लिखा है कि इसके जो शायर हैं वो कौन है, ये इसके शायर इब्राहिम ज़ौक़ हैं।
ठीक है, तो आप इस पे लगा लीजिएगा टिक। अगला सवाल लिखा है ये नज़्म की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको पता ही है गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। अब आपका लिखा है इस पहले शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है और उन लफ्ज़ों को भी लिखिए जिससे सनत ज़ाहिर हो रही है। तो आपको पता है इसमें सनत तज़ाद है। तज़ाद मतलब होता है उल्टा। हयात, हयात मतलब ज़िंदगी, क़ज़ा, क़ज़ा मतलब मौत। ठीक है, तो ये 2 अल्फ़ाज़ हैं जिनसे सनत तज़ाद ज़ाहिर हो रहा है। अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ लिखा है चौथे शेर में उम्र ख़िज़्र से क्या मुराद है। तो अभी मैंने आपको बताया उम्र ख़िज़्र का मतलब है लंबी उम्र। ठीक है, अगला लिखा है 5वें शेर में शायर क्या नसीहत करना चाह रहा है। तो देखिए हम 5वें शेर पे आते हैं। पहले 1 2 3 4 5। हाँ, तो 5वें शेर में शायर यही नसीहत करना चाह रहा है कि ज़्यादा होशियारी पे अपनी घमंड मत करो। अगर तुम होशियार हो, समझदार हो, तो उस पर घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, है ना। ठीक है, आप कुछ हद तक चीज़ों में हेर फेर कर सकते हो, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन अल्लाह का ही होता है। अगला सवाल लिखा है सेक्शन बी में हिस्सा बा, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई किसी एक उन्वान पे 250 से 300 अल्फाज में आपको मज़मून लिखना है। 10 मार्क्स का है ये आपका। ठीक है, तो बेटा मैं आप लोग को बता दूं कि ग्रामर जो होती है वो सबकी सेम होती है, क्या उर्दू ए क्या उर्दू बी। ठीक है, ग्रामर के लिए आपकी ना 3 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। वैसे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आपको जहाँ से जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली 3 प्लेलिस्ट हैं। एक आपकी लेटर और एप्लीकेशन के नाम से, जिसमें आपको तमाम लेटर और एप्लीकेशन यानी ख़त और दरख्वास्त मिल जाएंगे। इसके अलावा एक आपका एस्से और पैराग्राफ के नाम से बनाई गई है, जिसमें आपको तमाम मज़ामीन जो भी हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ये देखिए आपको करना क्या है, बढ़ती हुई आबादी मसले मसाइल हैं और उनके हल बताइए। बढ़ती हुई आबादी जो है वो हमारे लिए मसला है ना, तो इसके क्या हल हो सकते हैं आप बताइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा है आलूदगी एक संगीन मसला। आलूदगी मतलब गंदगी, है ना। जो ये गंदगी बढ़ रही है ये एक बहुत संगीन मसला है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कौमी इतिहाद मुल्क की ज़रूरत, यानी अभी आजकल वैसे सही बात है, आजकल के सिनेरियो में कौमी एक होना बहुत ज़रूरी है ना। मज़हब के नाम पे लड़ाया जा रहा है, मज़हब के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है ना, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। तो इसलिए कौमी इतिहाद मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त, है ना। कि हमें ये नहीं बताना कि हम किस मज़हब से और किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रेस से हैं हम। हमें ये बताना है कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, है ना। हमें ये बताना है आई एम इंडियन, है ना, नॉट मुस्लिम एंड हिंदूज़, राइट। तो कौमी इतिहाद जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि दिमागों में बहुत गलत गलत चीज़ें डाली जा रही हैं बच्चों के। तो इसलिए आप इस ऐसे को तो ज़रूर पढ़ें, देखें कि क्या है इस ऐसे में। अगला सवाल जो आपको दिया गया है, यह लिखा है अपने दोस्त को ख़त लिखकर उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कीजिए, या फिर प्रिंसिपल साहब या साहिबा से फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है। ये वाली और ये वाली दोनों ही हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। तो अब आपका लिखा अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाने हयात और अदबी ख़िदमत तहरीर कीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप भोला का खुलासा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आप चाहें तो इसका खुलासा लिख दीजिए। देखिए अगर आप अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में लिखेंगे तो पहले आपको बताना होगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम क्या है, वो कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, है ना, और क्या क्या उन्होंने अब ये जब अदबी ख़िदमत की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या तसनीफ़ लिखी हैं, कौन कौन सी उनकी तसानीफ़ हैं, है ना, किस मौजू पे उन्होंने लिखा, अगर वो किसी तहरीक से या किसी कॉलेज से वाबस्ता थे, है ना, जैसे कि आपको पता है अलीगढ़ से वो वाबस्ता थे, तो क्या क्या उन्होंने ख़िदमत अंजाम दी। तो ओवरऑल पूरा आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। 4 मार्क्स का एटलीस्ट आपको 5 और 6 लाइन्स तो लिखनी ही होंगी, है ना। ठीक है, ऐसे ही आपको खुलासा जो लिखना है भोला का, वो भी इसी तरह से ही आपको लिखना होगा। अगला सवाल अगर आप देखिए, फ़ानी बदायूनी के हालात ज़िंदगी और अदबी ख़िदमत पर रोशनी डालिए। ठीक है, या फिर गर्मी और देहाती बाज़ार पर रोशनी डालिए। ठीक है, इसका खुलासा लिखिए। तो फिर वही बात है, 4 मार्क्स का है, दोनों में से जो आपको करना है आप कर सकते हैं। अगर आप फ़ानी बदायूं के बारे में लिखना है तो फिर वही आप कब कहाँ पैदा हुए, है ना, किस सन में पैदा हुए, पूरा नाम क्या था उनका, कहाँ के रहने वाले थे। फिर अदबी ख़िदमत में अगर वो किसी तहरीक से वाबस्ता थे तो किस से वाबस्ता थे, है ना। तो इस तरह से अगर उन्होंने लिखा है तो किस सिन्फ के शायर हैं, है ना, फ़ानी बदायूनी तो शायर हैं, तो किस सिन्फ के शायर हैं, मतलब गज़ल लिखते हैं, गज़ल गो हैं, नज़्म गो हैं, कसीदा निगार हैं, क्या हैं, है ना।
अगर शायरी है तो उनकी शायरी किस पाए की है, किस तरह से करते हैं, कैसी शायरी करते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत लिखना है, कम से कम आप आधा पेज तो लिखेंगे ही एटलीस्ट, ठीक है। अब जो आपका ये दिया गया है गर्मी और देहाती बाज़ार, इसका खुलासा लिखना है। तो खुलासा जब आप लिखने बैठते हैं तो आराम से 1 डेढ़ पेज तो आपको लिखना ही होता है, ठीक है। अब अगला सवाल जो लिखा है, खाका निगारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। खाका निगारी किसे कहा जाता है ना। अहम खाका निगार कौन है, खाका निगारी की रवायत कब पड़ी, इसका आगाज़ इर्तिक़ा कब हुआ, ठीक है। ये खाका वर्ड जो है स्पेशली ये कौन सी लैंग्वेज से निकला है और इसके माने क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 2-4 फेमस खाका निगार और उनके खाकों के नाम लिखिए कि उन्होंने कौन कौन से खाके लिखे हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बदले में ऑप्शन में ये वाला है कि भाई जिगर साहब की शख्सियत के किस पहलू से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बयान कीजिए, है ना। जिगर मुरादाबादी जो शायर हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ आपको इनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी लगी है। इसी तरह से सेक्शन सी में आ जाइए अगर आप, तो यहाँ लिखा हुआ है फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की तारीफ़ मिसाल बताइए। तो आपको पता है ये फ़ेल की किस्में हैं। फ़ेल मारूफ़ वो होती है जिसमें काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम हो, है ना। मजहूल में हमें जो फ़ाइल है वो मालूम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद लिखा ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं, एक मिसाल दीजिए। यानी कि आपके पता है 3 किस्में होती है, फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुस्तक़बिल, ठीक है। तो अब तीनों की एक एग्ज़ाम्पल दीजिए, जैसे वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा था, वो खाना खाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको मिसाल देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल तक ही महदूद रहे, ठीक है, और मफ़ऊल पर उसका असर ना पड़े तो वो क्या कहलाती है। तो इस तरह से ये आपके फ़ेल से रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये अच्छा एमसीक्यू में है, फ़ेल लाज़िम कहलाती है, फ़ेल मुतादी कहलाती है, मारूफ़ कहलाती है या मजहूल कहलाती है। तो इसका ज़रा जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। देखिए फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल तो मैंने आपको 2 बता ही दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक है, अब बताइए कौन सा है, ठीक है। वैसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ लेकिन नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं ही सब बता दूँगी तो आप लोग के लिए क्या बचेगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सनअत तजनीस की तारीफ़ बयान कीजिए, ठीक है। अब सनअत तजनीस क्या है, ठीक। सनअतें जितनी भी आपके सिलेबस में शामिल हैं ये सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं सनअतों की, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, नार नमरूद को क्या गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, ठीक है। इस शेर में कौन सी सनत है। तो देखिए आपको पता है कि ये सनतें क्या है, तल्मी है। जिसमें किसी पुराने वाक़े का ज़िक्र किया जाए वो सनत तल्मी कहलाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें बता सकते हैं कि भाई ये जो है सनत तल्मी है। अगला सवाल देखिए लिखा है, तशबीह की तारीफ़ मिसाल बयान कीजिए। तो अब आपको पता है तशबीह किसे कहते हैं। तशबीह मतलब किसी को किसी के बराबर बताना, है ना, मानंद बताना। अब इसकी मिसाल तो बहुत फ़ेमस है, नाज़ुक उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है ना। तो आप तशबीह की तारीफ़ भी बयान करेंगे कि जब किसी को किसी के मानंद बताया जाए तो वो तशबीह कहलाता है, और उसकी मिसाल आप यही वाला शेर दे देंगे, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बता देती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। वैसे उसूल के तौर पे मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस पेपर है, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए और पता कीजिए कि आप लोग कितने पानी में हैं, है ना। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी इनके माने नहीं बताने हैं, बस डायरेक्ट जुमलों में इस्तेमाल करना है। सब्ज़ बाग दिखाना, ठीक है। सब्ज़ बाग दिखाना मतलब होता है कि किसी को ना बहुत अच्छे अच्छे ख़याली पुलाव दिखाना कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं कि भाई एक दोस्त ने या राम ने शाम को सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, खून खौलना। खून खौलना का मतलब होता है गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, ठीक है। गलत काम देखकर टीचर का खून खौल जाता है, ठीक है। बाग बाग होना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। तो आप लिखेंगे, जब इम्तिहान में मैं फ़र्स्ट आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। अगला सवाल लिखा है, शेर व शकर होने के क्या माने हैं, लिखिए। शेर व शकर होना मतलब जब सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, कोई भी चीज़ अलग ना रहे, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ख़ात्मा और राब्ता किसे कहते हैं और इनकी अलामतें क्या हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ख़ात्मा जब कोई बात ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो हम इस तरह से लगाते हैं ना, बात ख़त्म होने पर, जैसे यहाँ लगा हुआ है। राब्ता डैश होता है जो दो बातों को मिलाने के लिए लगाया जाए, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए लिखा है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों उसे क्या कहते हैं, आपको पता है, उसे मतला कहा जाता है ना। आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे।
अब देखिए आपका अगला सवाल लिखा हुआ है, ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की जाए और ना ही उसके तमाम मिसरे बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? अब आपको पता है नज़्म कितने टाइप की होती है। आपकी आज़ाद नज़्म होती है, नज़्म मुअर्रा होती है, पाबंद नज़्म होती है ना, नसरी नज़्म होती है। तो अब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन डी जो आपका आ गया, यानी हिस्सा दाल जो है, इसमें ना आपको सवाल जवाब हैं सारे, ये आपका एक तरह से लिटरेचर का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आपको पहला सवाल जो यहाँ दिया गया है कि इसमें से सिर्फ आपको 2 सवाल के जवाब देने हैं और 2-2 मार्क्स के ये सवाल रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 सवाल हैं, 4 में से किसी 2 के आपको जवाब देने हैं। लिखा है, दोपहर को कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, या दूसरा सवाल आपका लिखा है, उस्ताद मंगू कौन था, उसे दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थी। ठीक है, अगला सवाल जो यहाँ लिखा हुआ है, मर्दों को औरतों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सवाल आपके हैं और एक चौथा सवाल आपको लिखा हुआ है, तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं और इसके असबाब क्या हैं, इस पर रोशनी डालिए। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में। ठीक है, तो आप बताइए एसिड रेन किसे कहते हैं। तो ये आपके 4 सवालात हैं, इनमें से किसी 2 के आपको जवाब देने हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब देने हैं। ये फिर 2-2 नंबर के आपके सवाल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ही सवाल दिए गए हैं, 4 नहीं है इस बार। हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले, इस मिसरे के ज़रिए शायर ने इंसान की ज़िंदगी की किस पहलू की निशानदेही की है। तो आपको पता है कि इसमें जो इब्राहिम ज़ौक़ हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है ना। मतलब ऐसा लगता है कि अभी आए हैं और अभी मर के चले गए। ठीक है ना, तो ये सराय फ़ानी है, हमेशा रहने वाली नहीं है, इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बताया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मेरा हिस्सा दौर का जलवा शायर ने क्यों कहा है, वजाहत कीजिए। अगला सवाल लिखा है, मुझे सवाल कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोग एक बार चेक करिएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है, शायर खाली ज़र्फ़ की सज़ा देता है, ये क्यों कहता है ना। ज़ाहिर सी बात है, जो बर्तन खाली है वो सज़ा देगा, है ना, आवाज़ उसमें होगी ज़्यादा। अगर एक भरा बर्तन गिरता है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है ना। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा उछलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, दर्ज झेल सवाल में से सिर्फ 2 के जवाब देने हैं। अगेन फिर ये 2-2 मार्क्स के ही रहने वाले हैं आपके। अन्न देवता को ब्रह्मा ने क्या संदेश भेजा। तो अब आप बताइए अन्न देवता को क्या भेजा था। अब यहाँ लिखा है, गांव पहुँचने से पहले वहीद की क्या कैफियत थी। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ ने घड़ी का लाल किसको और क्यों कहा है। अगला सवाल है, खाका निगार ने क्यों कहा कि जिगर साहब की बातें गज़ल की शेर होती हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इनमें से किसी 2 का आपको जवाब देना है। इसके अलावा ये 3 मार्क्स का रहने वाला है, इनमें से किसी एक सिंफ के ऊपर आपको क्या करना है, नोट लिखना है। ठीक है, जैसे चाहे आप गज़ल पे लिख सकते हैं कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है, आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है, रदीफ़ काफ़िया किसे कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप गज़ल की बयान कर सकते हैं। आगाज़ इर्तिक़ा कब हुआ गज़ल का, कुछ अहम गज़ल गो जो शायर हों उनका नाम लिख सकते हैं, कुछ एक आध अशार पेश कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अफ़साने पे लिखना चाह रहे हैं तो आप अफ़साना निगारी के बारे में लिख सकते हैं कि अफ़साना किस ज़बान का लफ्ज़ है, अफ़साने के माने क्या हैं, है ना, अफ़साने की इब्तिदा कब हुई। ठीक है, अफ़साने की जो अज़ाई तरकीबी हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं बल्कि। ठीक है ना, और फिर आप एक आध अफ़साना निगार के बारे में लिख सकते हैं, एक आध फेमस अफ़साने के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह से सवाने निगारी की अगर हम बात करें तो सवाने निगारी किसे कहा जाता है, इसके क्या मतलब है, इसकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं, इसके अज़ाई तरकीब भी बयान कर सकते हैं, इसकी जो एक आध शर्तें हैं आप उन्हें बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। इन सब के शॉर्ट नोट हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक जो है उसके कुछ सवालात नहीं मिलेंगे, अदरवाइज़ जितना भी आपका ग्रामर का हिस्सा रहता है या आपका असनाफ का हिस्सा रहता है वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि जो आपका सिलेबस का हिस्सा है वो जल्द से जल्द पढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो आपसे क्वेश्चन कहे हैं कमेंट करने के लिए, आप लोगों को कमेंट करके जवाब देंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं।